Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. And thank you so much guys, आप लोगों का जो constant support आप लोग हमको अपनी तरफ से देते हैं, चाहे वो किस तरीके से भी like करके, comment कर कर, share कर कर. एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. अपनी तरफ से आपका एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सके. चलिए देखिए, आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी कैश बुक का पार्ट 2. जैसा कि हमने कैश बुक फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे बहुत स्कोरिंग और सिंपल चैप्टर है. तो हमने आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन भी दिया, एज वेल एज हमने आपको ये भी एक करके दिखाया न्यूमेरिकल, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है. आज हम आपके साथ लाए हैं डबल कॉलम कैश बुक, विच इज अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो डबल कॉलम कैश बुक बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है. लेकिन उसको समझने से पहले कुछ कंसेप्ट हैं जो कि डबल कॉलम कैश बुक को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाते हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम डबल कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको बात भी समझ में आ जाए. चलिए देखिए, सबसे पहले एक वर्ड आपको यहां देखने को मिलेगा, दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्रीज. और ये कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या है? ये सबसे पहली बात तो सिर्फ ये दो एंट्रीज ही कॉन्ट्रा एंट्रीज है, ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है. वैसे कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? ऐसी एंट्रीज जो कैश और बैंक को साइमल्टेनियसली अफेक्ट करती है, यानी एक टाइम पर दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो ऐसे केस में उन एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं. और अगर हम ज्यादा ऊपर से देखें तो आपके पास दो ही कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं. अगर आप पूरी कैश बुक की बात करेंगे तो मेन आप इन पर फोकस कर सकते हैं. जैसे कि पहला है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. इसमें क्या होगा, अगर आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से हमेशा देखना है, तो बिजनेस का कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो बैंक है वो इंक्रीज हो जाएगा. राइट, कैश रिड्यूस हो गया और बैंक इंक्रीज हो गया. इसी की हम बात कर रहे हैं कि कैश और बैंक को साइमल्टेनियसली अफेक्ट करना. पर सबसे जरूरी चीज क्या है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, कि बिजनेस का कैश बैंक में जमा होना चाहिए. अगर आपने डायरेक्टली किसी से पैसा लिया और बैंक में जमा करा दिया तो वहां पे ये वाली चीज नहीं लगेगी, तब वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है. यानी आप थोड़ा समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि बिजनेस में एक दो दिन के लिए कैश पड़ा होना चाहिए. अगर आपके पास सेम डे 10 तारीख को कैश आया और आप उसे बैंक में जमा करा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है डियर, वो डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट है. लेकिन अगर आपके पास 10 तारीख को आपने कैश रिसीव करा और 12 तारीख को आप उसे बैंक में जमा करा रहे हैं, 2-4 दिन भी आपके बिजनेस में पड़ा रहा, तब जाके हम उसे ये वाली एंट्री बोलते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. राइट, अगर सेम डे कैश रिसीविंग सेम डे बैंक डिपॉजिट है तब ये वाली एंट्री नहीं बनती. ये एंट्री आपके पास बनेगी जब आपके पास कैश रिसीव, बिजनेस के अंदर जो कैश पड़ा है उसे आपने बैंक में जमा कराया. तो इससे क्या होगा डियर, जब हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे तो उसमें कैश और बैंक दोनों होंगे. क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट में लिखेंगे और बैंक इंक्रीज हो रहा है तो आप उसे डेबिट में लिखेंगे. क्योंकि आपने पढ़ा है, अगर आप गोल्डन रूल हमारी ही वीडियो से चल रहे हैं, तो आपके पास जो एसेट्स हैं जब वो इंक्रीज होती हैं तो डेबिट और डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट. दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री हमारे पास है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. मतलब आपने बिजनेस के लिए पैसा निकाला, पर्सनल यूज नहीं. देखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, दैट मींस आपने बिजनेस पर्पस के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ करा. तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो जाएगा और बैंक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज डियर. ये दो मेन कॉन्ट्रा एंट्रीज आपके पास, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. राइट, अब यहां पर भी कैश और बैंक पर साइमल्टेनियसली अफेक्ट है, टुगेदर अफेक्ट हुआ है. दोज एंट्री विच अफेक्ट कैश एंड बैंक टुगेदर आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री, जिसके लिए हम लोग सी भी मेंशन करेंगे जब अभी हम आपको डबल कॉलम कैश बुक कर दिखाएंगे. तो आपको इफेक्ट तो समझ आ ही जाएगा. पहले थ्योरेटिकल बेस ले लिया हम लोगों ने कि कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जिनका कैश और बैंक दोनों पर इफेक्ट पड़ता है. दो कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इससे कैश कम होगा, बैंक इंक्रीज हो जाएगा. और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक में क्या होगा, बैंक डिक्रीज हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा. क्योंकि कैश बढ़ रहा है तो आपके पास कैश बुक के डेबिट में लिख देंगे और बैंक कम हो रहा है तो उसके क्रेडिट में मेंशन कर देंगे. राइट, दीज आर कॉन्ट्रा एंट्रीज. एक और कंसेप्ट है डबल कॉलम कैश बुक के लिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं, तो वो भी देख लेते हैं. देखिए डियर, आपके पास एंट्रीज की सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, खास तौर पे चेक रिसीव को लेकर ये सिचुएशन आपने समझनी है. अगर आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई ना, लाइक कॉन्ट्रा एंट्री और ये वाली, तो आप समझ जाइए कि आपको डबल कॉलम कैश बुक आ गया. कुछ भी नहीं है डबल कॉलम कैश बुक में. राइट, कैश बुक में एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी होती. बाकी दो बातें आपने ये ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रा एंट्री एंड द थर्ड वन चेक रिसीव्ड से रिलेटेड सिचुएशंस. अगर आपके पास सिचुएशन 1, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है चेक रिसीव 20,000 और आगे कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, आपने मान लीजिए 12 अप्रैल को चेक रिसीव करा, ठीक है, और आपने पूरे क्वेश्चन को आगे जरूर रीड करना है कैश बुक के अंदर. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. तो आपने 12 अप्रैल को चेक रिसीव करा, अगर रिसीव करा है तभी ऐसा करना होता है. आगे रीड करिए. अगर आगे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये चेक कब डिपॉजिट हुआ, कब डिपॉजिट नहीं हुआ, हम ये मानते हैं सेम डे डिपॉजिट हो गया
और क्योंकि सेम डे ये चेक डिपॉजिट हो गया तो आप ऐसे केस में बैंक को इंक्रीज कर सकते हैं 20,000 रुपीज से। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए, आपने 12 अप्रैल को चेक रिसीव करा, आगे की आप अप्रैल की सारी एंट्रीज चेक कर रहे हैं, इस चेक के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चेक सेम डे बैंक में जमा करा दिया गया था, तो आप 12 अप्रैल को ही बैंक इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे लिखा होता चेक रिसीव 20,000 एंड डिपॉजिट इन द बैंक, तब भी यही बात है कि आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको 12 अप्रैल को एक चेक रिसीव होता है, यही 20,000 रुपए का, रमन से 20,000 रुपए का आपको चेक रिसीव हुआ। लेकिन आप आगे जाके चेक करते हैं, 17 अप्रैल में लिखा हुआ है द चेक रिसीव फ्रॉम रमन वॉज डिपॉजिटेड, यानी 17 अप्रैल को, यानी 12 अप्रैल को ये चेक जमा नहीं कराया गया बैंक में, क्योंकि जब हमने इसको आगे रीड करा तो आगे एक डेट मेंशन है 17 अप्रैल, जिस डेट पर ये बैंक में जमा कराया गया। ऐसे केस में याद रखिएगा 12 अप्रैल को जब आपको चेक रिसीव हुआ, आपने कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाना, बल्कि इसकी जर्नल एंट्री पास करी जाती है, डियर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमन। जैसे हम बैंक लिखते हैं, कैश लिखते हैं, तो यहां पर चेक इन हैंड, तो ये आपका जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा, बिकॉज ये एक जर्नल एंट्री होगी। तो 12 अप्रैल को कैश बुक में तो आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ना तो बैंक बढ़ा ना बैंक कम हुआ। लेकिन 17 अप्रैल को क्योंकि आपने ये चेक बैंक में जमा करा दिया, तो 17 अप्रैल को आपके पास बैंक इंक्रीज हो जाएगा। बैंक के डेबिट में आप लिखोगे किस नाम से? चेक इन हैंड के नाम से, क्योंकि रमन को तो आप पहले ही 12 अप्रैल को रिकॉर्ड कर चुके हो। 12 अप्रैल को एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाएंगे। 12 अप्रैल को कुछ तो हुआ है, लेकिन उसको आप कैश बुक में नहीं लेकर जाएंगे। तो 12 अप्रैल को आपने लिखा चेक इन हैंड टू रमन। 17 अप्रैल को जब आपने उसको जमा कराया तो आपने बैंक को बढ़ाया, क्योंकि उस दिन बैंक सच में इंक्रीज हुआ चेक इन हैंड के नाम से। राइट? क्लियर है? तो ये दो सिचुएशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से डबल कॉलम कैश बुक और जो दो बातें हमने आपके साथ करी हैं वो दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए डियर, तो आपके पास ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, अप्रैल की आपके पास सारी ट्रांजैक्शन है, ये आपके पास फॉर्मेट होता है डियर डबल कॉलम कैश बुक का। ऊपर आपने जरूर लिखना है डबल कॉलम कैश बुक। देन आपके पास आता है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, यहीं पर हम कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिखेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। कैश और बैंक, ये आपकी पूरी डेबिट साइड हो गई। डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश और बैंक, फिर आपके पास आ गया डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश और बैंक, तो ये आपके पास डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। चलिए देखिए कैसा है क्वेश्चन। अप्रैल 1, क्योंकि ये सारी एंट्रीज अप्रैल 2020 की हैं, तो आप चाहें तो 2020 और अप्रैल एक ही बाहर टॉप पे मेंशन कर सकते हैं, बार बार आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप डेट मेंशन कर दीजिएगा। नहीं तो आप चाहें तो आप बार बार अप्रैल डेट के साथ मेंशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब मेरे पास पहले से ही कैश पड़ा हुआ है। अप्रैल 1 की स्टार्टिंग में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना सेल हुई, ना परचेज हुई, कुछ भी नहीं हुआ, पहले से ही कैश पड़ा हुआ है। यानी पिछला महीना जो मार्च था उसमें सारा कैश आया गया और लास्ट में मेरे पास जो कैश बच गया, आप लोगों ने लेजर क्लोज करे हैं, आपको पता है कि जो बैलेंस सीडी होती है वो अगले साल का बीडी बन जाता है। तो कैश इन हैंड का मतलब मेरे पास साल के शुरुआत से यानी अप्रैल 1 को मेरे पास ऑलरेडी कैश पड़ा था 1200 रुपए का। इसको क्या लिखा जाता है डियर? इसको लिखा जाता है बैलेंस बीडी, दैट इज बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी ये बैलेंस पिछले साल से आया है। ठीक है, अब यहां पर हम जब सारा कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां बचेगा बैलेंस सीडी, दैट मींस ये बैलेंस अगले महीने कैरिड डाउन होगा। तो बैलेंस बीडी मतलब साल के शुरुआत में ही आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो कैश इन हैंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बिगिनिंग बैलेंस, बी फॉर बिगिनिंग, राइट? बिगिनिंग बैलेंस, तो डू बैलेंस बीडी। लेकिन बैंक के लिए लिखा है ओवरड्राफ्ट एट बैंक। अगर ये लिखता कैश एट बैंक तो इसका मतलब आपके बैंक में पॉजिटिव पैसे पड़े हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? आपने बल्कि जो ये महीना शुरू हुआ उसमें आपको देखने को मिला कि आपने बैंक से ओवर निकाल रखा है, यानी बैंक में आपका पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव बैलेंस है तो इसका मतलब आपको पता है डेबिट अगर आप डालोगे तो वो इंक्रीज है, राइट? डेबिट मींस कैश और बैंक का प्लस आइटम, और क्रेडिट मींस क्या है? कैश और बैंक का नेगेटिव आइटम। तो यहां पर भी हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, बैलेंस बीडी स्टार्टिंग से, लेकिन ये आपके पास बैंक में स्टार्टिंग से ही क्या है? आपके पास नेगेटिव है, क्योंकि आपने ओवर निकाल रखा है, नेगेटिव बैलेंस है आपके पास। तो दोनों ही बीडी थे क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, अभी अप्रैल 1 की ओपनिंग है। तो कैश आपके पास पड़ा हुआ था 1200, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक भी पड़ा हुआ है बट नेगेटिव साइड पर, तो क्रेडिट साइड कैश और बैंक की नेगेटिव साइड होती है। चलिए
आगे कहता है अप्रैल 3 को कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 आउट ऑफ विच 16,000 इज बाय चेक एंड डिपॉजिट इन द बैंक। तो जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस में 20,000 रुपए लाया, जिसमें से 16,000 रुपए वो डायरेक्टली बैंक में जमा करा रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि सेम डे जमा हो रहा है, जिस दिन आया उसी दिन जमा हो रहा है। बिजनेस के पास कैश नहीं लाया, 20 में से 16,000 का चेक लाया था जिसे बैंक में जमा करा दिया, तो 4,000 रुपए का कैश लाया होगा। कैश और बैंक दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक तो हम डेबिट में लिखेंगे। सबसे पहले आप अमाउंट डालिए, 4,000 कैश इंक्रीज हो गया, 16,000 आपका बैंक इंक्रीज हो गया, राइट। नाम क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। एक बात याद रखिएगा, कैश और बैंक में कभी भी कैश और बैंक का नाम नहीं आएगा, ऑब्वियसली आपको दूसरा रीजन बताना पड़ता है। तो ये आपकी अप्रैल 3 की एंट्री हो गई, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, राइट। चलिए 2 एंट्री हो गई हमारे पास। परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ट्रेडर्स लखनऊ फॉर 3,000, दे अलाउ ट्रेड डिस्काउंट 200। तो आपने 3,000 का सामान खरीदा जिसमें वो 200 रुपए की छूट दे देगा, तो 2,800 रुपए का आपका सामान हो गया। द अमाउंट वॉज पेड बाय चेक, इसका मतलब आपने जो ये सामान खरीदा इसके बदले में चेक दिया। जब आपने चेक दिया, देखिए चेक पेमेंट को लेकर कोई रूल नहीं है, सिर्फ हमने जो आपको सिचुएशन बताई है वो चेक रिसीविंग को लेकर है, पेमेंट को लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2,800 रुपए का आपने चेक दिया है, तो आपका बैंक कम हो जाएगा। तो जब बैंक कम होगा, इंक्रीज यहां पर, डिक्रीज क्रेडिट साइड पर, तो आपका 2,800 रुपए से बैंक कम हो जाएगा। ये आपकी 4 अप्रैल की एंट्री है, और रीजन क्या लिखेंगे आप, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, चलिए ये एंट्री भी हो गई हमारे पास। नाउ गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, 4,000 रुपए कैश चला जाएगा। आपने कैश का इफेक्ट देखना है, कैश और बैंक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो इससे 4,000 मेरा कैश कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्रेडिट साइड पर डाल देते हैं 4,000 रुपए। ये भी 4 अप्रैल की एंट्री है, सेम बाय परचेजेस अकाउंट के नाम से, राइट। चलिए ये एंट्री भी हो गई हमारे पास। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, आपको पता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा जाता, तो कैश बुक बनाने के बाद नोट में जरूर लिख दीजिएगा कि अप्रैल 5 की एंट्री जो है वो आपने नहीं करनी, बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है आपके पास। चलिए, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने कहीं नहीं रिकॉर्ड करनी, ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जब आपको आगे अप्रोच बताई जाएगी आप पूरा क्वेश्चन रीड कर जितनी भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन उनको पहले ही काट दीजिए, ताकि आप लोग कैश बुक पर उसका इफेक्ट दिखाएं ही नहीं, भूलें भी नहीं, गलती भी ना हो, तो ये ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट अप्रैल 6, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 2450 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट। देखिए आपने इसमें डिस्काउंट काटना नहीं है, ऑलरेडी कटा हुआ है। क्यों, आपको लिखा है रिसीव्ड चेक, 2450 का आपको चेक मिल गया। अब आप चेक के ऊपर थोड़ा ना कटिंग करते हैं, तो ऑलरेडी यहां पर कटा हुआ अमाउंट है। यहां पर ये लिखा था कि आपने 3,000 रुपए का सामान खरीदा है, उस पर 200 रुपए डिस्काउंट होगा, यहां पर तो सीधा आपको चेक रिसीव हो गया। अब जब भी आपको चेक रिसीव होगा, तो हमें चेक तो रिसीव हो रहा है 2450 का, अब हमें ये देखना है कि जो चेक हमें 2450 का रिसीव हो रहा है आगे किसी डेट में जमा तो नहीं हुआ। ये चीज जरूर देखनी है कि सिचुएशन 1 है या सिचुएशन 2 है। तो आप देखिए अप्रैल 10 को लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिट इन द बैंक, देख रहे हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 अप्रैल को यहां पर कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, आप बल्कि जर्नल प्रॉपर में एक एंट्री करेंगे, दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश। और 10 अप्रैल को आप अपना बैंक इंक्रीज करेंगे। देखिए बैंक अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर 2450, और वो भी 10 अप्रैल को चेक इन हैंड के नाम से, राइट। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। अगर आप ये देखें दोनों एंट्रीज, राइट, तो ये आपके पास सिचुएशन 2 आ गई। 6 अप्रैल को आपको चेक रिसीव हुआ, लेकिन जमा आपके पास 10 अप्रैल को हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर ऑफ 750 बाय पेइंग कैश 680। तो आपने ताज प्रिंटर को पेमेंट करनी थी 750, बट आपने 680 की करी, तो आपको तो इसी से मतलब है कि आपने पेमेंट कितने की करी, तो आपका कैश कम हो गया। कैश कम हो गया तो आपके पास क्रेडिट में आ जाएगा 680, और हम रीजन लिख देंगे ताज प्रिंटर के नाम से। 11 अप्रैल की एंट्री है आपके पास, ये हमारी हो गई। 11 अप्रैल की एंट्री है तेज प्रिंटर्स, ठीक है जी। चलिए इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 4750 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो मोहन से आपने 5,000 लेने थे, लेकिन 4750 कैश रिसीव हो गया, तो कैश आपके पास आ रहा है तो डेबिट में आ जाएगा 4750। 12 अप्रैल की आपके पास ये एंट्री है, मोहन के नाम से आ जाएगी, टू मोहन। नेक्स्ट, received 1,000 from परम whose account of 2,000 was written off as bad debt earlier। मतलब आप परम को अपनी बुक में बैड डेट मान चुके थे, बट आपको उससे 1,000 रुपए मिल गए। तो जब आपको पता है कि बैड डेट वाला पर्सन से आपको पैसे मिलते हैं, तो उस पर्सन का नाम कभी नहीं लिखा जाता, बिकॉज ये प्योरली आपकी इनकम होती है बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। एक तो आपके पास 1,000 रुपए कैश आ जाएगा, इसलिए हम इसे डेबिट में लिख देंगे 16 तारीख को, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। चलिए
17th की एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, मतलब मनोहर से आपने पैसे लेने थे तो मनोहर के बिहाफ पे मुरली ने आपको पेमेंट कर दी। तो हमारे लिए तो मेन पर्सन मनोहर ही है, पैसे कौन देने आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मनोहर से पेमेंट लेनी थी, उसके बिहाफ पर मुरली आपको दे गया। तो आपके पास फिर से 200 रुपए कैश इंक्रीज हो गया 17 अप्रैल को टू मनोहर के नाम से। चलिए, रिसीव्ड अ चेक 800 फ्रॉम मुकेश विच वॉज एंडोर्स टू नितिन। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या होता है, आपको मुकेश से 800 रुपए का चेक मिला, लेकिन सेम डे ही आपने नितिन को दे दिया। मतलब क्या होता है, आपने मुकेश से पैसे लेने थे, मुकेश आपका डेटर था, लेकिन दूसरी तरफ नितिन आपका क्रेडिटर था जिसको आपने पेमेंट करनी थी। इसने आपको चेक दिया, फॉर एग्जाम्पल आप ए हो, 800 रुपए का, और आपने नितिन को पेमेंट करनी थी, तो ये चेक उसी दिन आपने नितिन को दे दिया। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये चेक आपके पास पड़ा रहा? नहीं, तो ये चेक इन हैंड भी नहीं है, आपने इसे बैंक में जमा भी नहीं कराया, बल्कि आपने इसे नितिन को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब होता है फर्दर ट्रांसफर। मुकेश ने आपको दिया, आपने आगे नितिन को ट्रांसफर कर दिया। तो अप्रैल 19 को आपकी कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, बिकॉज ना तो कैश इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ना ही बैंक इंक्रीज डिक्रीज हुआ। चलिए, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 700, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो आपके पास 700 रुपए कैश आ गया, तो यहां पर 700 रुपए डेबिट कर दीजिए। कौन सा? 20 अप्रैल की आपके पास एंट्री है टू फर्नीचर के नाम से, राइट। चलिए, फिर है आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री, विड्रू फ्रॉम बैंक 3000 रुपीज। अब आपने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक आपका कम हो जाएगा, कैश आपका बढ़ जाएगा। ध्यान से, कैश बढ़ जाएगा तो डेबिट में 3000 डाल देते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए सी लिख देते हैं। और बैंक कम हो जाएगा तो बैंक के क्रेडिट में 3000 रुपए, यहां पे लिख दी कॉन्ट्रा एंट्री। अब सवाल ये उठता है, यहां नाम क्या लिखना है? तो बैंक में आप लिखोगे कैश का नाम, क्योंकि बैंक में बैंक का नाम नहीं आता, और कैश में आप लिखोगे बैंक का नाम। और इसको रीड भी ऐसे करा जाता है, कैश इंक्रीज हो गया क्योंकि आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, ठीक है, बैंक डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने कैश विड्रू करा है। तो इसको रीड ही ऐसे करा जाता है। तो इसीलिए आपने देखा, सबसे पहले हमने पैसे डाले, बैंक से पैसे निकाले, कैश बढ़ गया डेबिट साइड पर, बैंक कम हो गया क्रेडिट साइड पर, सी लगा दिया। बैंक में कैश और कैश में बैंक आपने लिखना है। चलिए, ये भी हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, उसके लिए हमने सी भी लिख दिया। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000 एंड फॉर इनकम टैक्स 500, यानी उसने बिजनेस के बैंक से पर्सनल एक्सपेंस के 1000 रुपए और इनकम टैक्स के 500 रुपए। इनकम टैक्स भी पर्सनल ही होता है डियर, बिजनेस का टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स होता है। इसका मतलब देखा जाए तो उसने आपके पास बिजनेस से 1500 रुपए की ड्रॉइंग करी है, तो आप बैंक कम कर लीजिए क्योंकि बैंक आपका कम हो गया 1500 रुपए से, और रीजन में आप लिख दीजिए बाय ड्रॉइंग। ये भी 25 तारीख की एंट्री है, ये भी आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री भी 25 अप्रैल की थी आपके पास। चलिए, ये भी हो गया हमारे पास। संजीव हु ओ 400 बिकम बैंकक्रप्ट। तो संजीव जिसने आपसे 400 रुपए उधार लिए थे, अब वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है देने को। 60 पैसा इन अ रुपी। हमने आपको पहले भी बताया कि 60 पैसा मतलब, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप डेसिमल हटाएंगे 60%, इसका मतलब 400 का आपको 60% मिल जाएगा, यानी 240 रुपए आपको रिसीव हो जाएंगे। तो आपको कैश मिल रहा है 240 रुपए, यहां लिख दीजिए, और नाम क्या है इसका? संजीव। तो संजीव से आपको पैसे मिल गए, दैट इज अप्रैल 28, 240 रुपए। चलिए, फिर आपके पास रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस टू राम, यानी आपने किसी को एडवांस का मतलब आपने राम को लोन दिया था, उसके पैसे आपको रीपे कर दिए राम ने 3000 रुपए, और उस 3000 रुपए में से 2500 रुपए आपने बैंक में जमा करा दिए सेम डे। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, जैसे ही आए आपने बैंक में जमा करा दी तो बैंक ही बढ़ेगा। तो आपने राम को लोन दिया था 3000 रुपए, जो उसने आपको वापस दे दिए, उसमें से 2500 रुपए आपने बैंक में जमा करा दिए। इसका मतलब आपके पास 500 रुपए का कैश इंक्रीज हो गया और 2500 रुपए का आपका बैंक इंक्रीज हो गया। रीजन आप राम लिख सकते हैं क्योंकि राम को आपने ये लोन दिया था, ठीक है। तो ये आपके पास 28 की एंट्री और हो गई। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, बैंक कोई भी चीज अगर आपको क्रेडिट करेगा इसका मतलब बैंक आपको दे रहा है, और बैंक अगर कोई भी चीज डेबिट करेगा इसका मतलब बैंक आपसे चार्ज कर रहा है। तो बैंक ने अगर डेबिट किए हैं 375 रुपए, इसका मतलब बैंक ने आपसे चार्ज किया है, यानी बैंक आपसे ले रहा है, तो आपका बैंक हो जाएगा रिड्यूस, और रीजन आ जाएगा यहां पर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। लास्ट है हमारे पास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। ये सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। इसने क्या बोला, अब आपके पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आपको ये बोल रहा है कि आप इसकी बैलेंसिंग कर लो, और बैलेंसिंग करने के बाद जो भी कैश आए आपके पास
2000 के ऊपर जितना भी कैश हो उसे बैंक में जमा करा दीजिएगा, उसे यहां पर रखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखिए डियर, अब हमने क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है। तो डेबिट साइड का टोटल हमने कर लिया कैश का, ठीक है, दैट इज 15,590। क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, दैट इज 4680। जो इन दोनों में से बड़ा टोटल है वो आपने दोनों साइड शो कर देना है, यानी 15,590 आप यहां भी लिख दीजिए, 15,590 आप यहां भी लिख दीजिए। अब जो शॉर्ट साइड है, मतलब आपके पास बैलेंस कितना बचा, अगर हम 15,590 में से 4,680 माइनस कर दें तो ये आपके पास बचा 10,910। ये आपके पास जो कैश है ना, ये बैलेंस सीडी बच गया। अगर ये जो 30 तारीख की एडजस्टमेंट है ये नहीं गिवन होती तो हम यहां पर बाय बैलेंस सीडी 10,910 रुपए लिख देते कि हमारे पास कैश बचा 10,910। क्यों? ये सारी वो ट्रांजैक्शन है जहां से पैसा आया, पहले से पड़ा हुआ था, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, मोहन ने पैसे दिए, बैड डेट रिकवर्ड हुआ, मनोहर से पैसे मिले, फर्नीचर के पैसे मिले, बैंक से हमने निकाले, संजीव से पैसे मिले, राम से पैसे मिले। ये सारी वो चीजें जहां से आपको पैसा रिकवर हुआ, और ये सब वो चीजें जहां से आपका पैसा चला गया, राइट। तो अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी थी, बट आपको ये बहुत क्लियरली बोला गया कि इसमें सिर्फ 2,000 रुपए ही ऑफिस में रखने हैं, बाकी का सारा बैंक में जमा करा दो। इसका मतलब 10,910 आपने बैलेंस सीडी नहीं रखना, 2,000 रुपए काटकर 8,910 आपने बैंक में जमा करा देने हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी, बिकॉज आप बैंक में जमा करा रहे हैं। तो आपका कैश कम हो जाएगा 8,910 से, और आपका बैंक बढ़ जाएगा 8,910 से। कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में लिखा है कैश के नाम से, कैश में लिखा है आपने बैंक के नाम से। ये आपकी 30 अप्रैल को एंट्री हो रही है। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहां पर आपका कैश का बैलेंस कितना बच जाएगा, 2,000 रुपए, क्योंकि 10,910 रुपए बच रहा था, बट आपने उसमें से 2,000 रखकर बाकी 8,910 बैंक में जमा करा दिए। तो अब आपने क्या करा, बैंक इंक्रीज हो गया और कैश आपका डिक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली कैश अब आपके पास 2,000 बच गया। अब आपने क्या करना है डियर, अब आपने इसकी बैलेंसिंग करनी है, यहां का टोटल माइनस यहां का टोटल। तो डियर देखिए, हमने अब इसका क्या कर लिया है, डेबिट साइड का टोटल कैश जो बैंक कॉलम है उसका आ गया 2,980, और क्रेडिट साइड का टोटल ये। तो जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड लिख दीजिए। अब आपके पास जो शॉर्ट साइड है वहां पर इसका आ जाएगा बैलेंस सीडी, इसमें से माइनस करके आपके पास ये आ गया बैंक का बैलेंस सीडी, यानी आपके पास बैंक जो है क्लोजिंग 71,850 का बचा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।